दो दिलों की नन्ही दास्तान भाग 24। सांची अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरानी से बोली, आप? तभी उसके सामने खड़ा मानव बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों हैरान हो गई मुझे देखकर? अरे तुम्हारा पति ही हूं। अब नया पति मिल गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने पुराने पति को भूल जाओ। मानव, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जाने दीजिए हमें। उसकी बात सुनकर मानव हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? अपनी बेइज्जती का हिसाब लेना बाकी है अभी तो। क्या मतलब है आपका? मानव जी प्लीज हमें जाने दीजिए। उसे खुद के सामने गिड़गिड़ाते देख बोला, अरे सांची, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? आखिर उस एक बच्ची के बाप में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? हमने कहा ना, हमें जाने दीजिए। यश जी की तुलना खुद के साथ करना बंद कीजिए। उनके सामने आपकी कोई औकात नहीं है। सांची गुस्से से बोली। ये सुनकर मानव उसके बाल को पकड़कर खींचते हुए गुस्से से बोला, साली दो कौड़ी की औरत, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तेरी सारी गर्मी ना निकाला तो मेरा नाम भी मानव वर्मा नहीं। इतना कहकर वो उसे झटक देता है, जिससे सांची नीचे गिर जाती है। मानव कुछ आदमियों को सांची पर नजर रखने का बोलकर खुद वहां से चला जाता है। यशोदा जी और मोहन जी ने हर जगह सांची को देखते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती है। ये देखकर मोहन जी चिंता जताते हुए बोले, सारे कमरे में देख लिया, लेकिन सांची कहीं नहीं है। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। ये सुनकर यशोदा जी भी बोली, जी अब तो मुझे भी सांची की फिक्र होने लगी है। इतनी रात को आखिर सांची कहाँ जा सकती है? तभी मोहन जी बोले, मैं एक बार विनोद जी को फोन करके पूछता हूँ, क्या पता सांची वहीं गई हो। जी। यशोदा जी बोली। मोहन जी विनोद जी को कॉल करते हैं। विनोद जी सोए हुए थे। तभी उनका फोन रिंग करता है। आवाज सुनकर वो टेबल से फोन हाथ में लेते हुए बोले, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? वो फोन बिना देखे ही उठा लेता है और कहता है, हेलो, कौन? नमस्ते विनोद जी, मैं मोहन बोल रहा हूँ। मोहन जी की आवाज सुनकर विनोद जी की नींद खुलती है। वो घड़ी में समय देखता है और कहता है, समधी जी आप? इतनी रात को? सब ठीक है ना? जी जी, सब ठीक है। मैंने तो बस यूं ही फोन किया था। माफ कीजिएगा आपकी नींद खराब की उसके लिए। सो जाइए आप, मैं सुबह आपको फोन करता हूँ। मोहन जी इतना कहकर फोन काट देते हैं। यशोदा जी उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या कहा विनोद जी ने? यशोदा, उनकी बातें सुनकर तो लग रहा जैसे कोई तो टेंशन वाली बात है। सांची ठीक है ना? ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो। रात से दिन हो जाती है लेकिन सांची का कोई पता नहीं चलता है। सांची का फोन भी बंद आ रहा था। तभी मोहन जी बोले, यशोदा, मुझे लगता हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? आशी बोली। आशी को देखकर यशोदा जी और मोहन जी एक दूसरे की ओर देखते हैं। यशोदा जी मुस्कुराकर आशी के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, अरे वाह आशी, तो आज बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ, क्योंकि मैं गुड गर्ल हूं ना। दादी, एंजल मम्मा कहाँ हैं? मैंने दादी से कितनी बार पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। एंजल मम्मा कहाँ है दादी, बताओ ना। उसकी बात सुनकर यशोदा जी बहाने बनाते हुए बोली, आशी बेटा, आपकी एंजल मम्मा को अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो उनसे मिलने गई हैं। लेकिन उसने कहा है कि मेरी आशी को टाइम से ब्रेकफास्ट कराकर उसे दवाई खिला देना, तभी तो मेरी बेटी स्ट्रांग बनेगी। तभी यश नीचे आते हुए बोला, आशी, बच्चा चलो नाश्ता कर लो, आपको फिर दवाई भी लेनी है ना? ओके डैडी। इतना कहकर आशी यश के साथ चली जाती है। यशोदा जी मोहन जी से बोली, जी, यश को इस बारे में बताना होगा। पता नहीं आखिर दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं। तुम सही कह रही हो यशोदा। पहले हमें यश से बात करनी चाहिए। हो सकता है उसे पता हो कि सांची कहाँ है। मोहन जी बोले। सांची की आंखों पर पानी के छींटे पड़ती हैं, जिससे उसकी आंखें खुलती हैं। उसके सामने दो हट्ठे खट्टे आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी अपनी कड़क आवाज में उसकी ओर खाने की प्लेट बढ़ाते हुए बोला, ये लो, खाना खा लो। सांची उन दोनों की ओर देखकर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। हमारी छोटी बच्ची हमारा इंतज़ार कर रही होगी। वो हमारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। अपने रोने धोने का नाटक हमारे सामने नहीं करने का। खाना लेकर आया हूँ तेरे लिए, चुपचाप खा ले, समझी? चल बे। वो आदमी इतना कहकर प्लेट वहीं रख देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं।
सांची अपने पेट की ओर देखकर रोते हुए बोली, आप डरना नहीं, आपकी मम्मा आपको कुछ नहीं होने देंगी। आपको पता है, आपकी दीदी भी हमें ढूंढ रही होंगी और आपके पापा। इतना कहकर वो थोड़ी देर चुप हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप फिक्र मत करो, हम दोनों बहुत जल्द यहाँ से बाहर होंगे। बस हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो उठकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ती है। खिड़की देखकर उसके मन में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, आपकी मम्मा आपको बहुत जल्द यहाँ से बाहर ले जाएगी। हमारे दोनों बच्चे हमारी ताकत हैं। अपनी मम्मा की हिम्मत टूटने मत देना। खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी। वो इधर उधर देखती है, तभी उसे एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी नजर आती है। वो उस कुर्सी को उस खिड़की के पास ले जाती है और उस पर चढ़ने लगती है। कुर्सी का एक पैर थोड़ा हिल रहा होता है। इस बात से अनजान सांची कुर्सी पर चढ़कर खिड़की का गेट खोलती है और उस खिड़की से बाहर जाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक से कुर्सी का एक पैर टूट जाता है और कुर्सी गिर जाती है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दोनों गुंडे जल्दी से अंदर आते हैं। वो अंदर आकर सभी जगह देखते हैं, पर सांची उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये देखकर एक गुंडे की नज़र खिड़की पर जाती है। वो दूसरे गुंडे से बोला, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, जल्दी चलो उसके पीछे। सांची खिड़की से कूदकर भाग रही होती है। तभी पीछे से गुंडा उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो दूसरी तरफ और तेजी से दौड़ने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बाहर का रास्ता किस ओर है। वो इसी तरह दौड़ रही होती है कि तभी आगे से गुंडा उसे घेर लेता है। वो पीछे जाती है तो दूसरा गुंडा उसे पीछे से घेर लेता है। ये देखकर वो तीसरे रास्ते से भाग रही थी कि तभी उसके सामने कोई शख्स आकर खड़ा हो जाता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मानव था। मानव को देखकर वो पीछे होने लगती है। तभी मानव उसके गाले एक तमाचा मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। यश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी यशोदा जी कमरे में आती हुई उससे बोली, यश, मुझे तुझसे बात करनी है। मॉम, मुझे पता है आपको किस बारे में बात करनी है, लेकिन मुझे उस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। यश इतना कहकर जाने लगता है। तभी यशोदा जी उसे रोकते हुए बोली, यश, सांची कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनकर यश रुक जाता है और यशोदा जी ओर मुड़ते हुए बोला, अपने घर गई होगी। वो वहाँ भी नहीं है यश, विनोद जी से बात हो चुकी है हमारी। सांची वहाँ भी नहीं है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है रात से। यशोदा जी फिक्र जताते हुए बोली। ये सुनकर यश बोला, आप बेकार में टेंशन ले रही हैं मॉम। सांची अपने घर में नहीं होगी तो और कहाँ जाएगी, और आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है उसे फ़ोन लगाने की। उसे आना होगा तो खुद आ जाएगी। यश, आशी सुबह से कितनी बार सांची के बारे पूछ चुकी है। उसे मैं समझा दूंगा, यू डोंट वरी। इतना कहकर यश वहाँ से चला जाता है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है। वो सांची के बारे में ही सोच रहा था। कुछ सोचकर वो अपनी गाड़ी सांची के घर की ओर मोड़ देता है। पुष्पा जी बैठकर टीवी पर अपने सीरियल देख रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर विनोद जी कमरे से बाहर आते हैं। पुष्पा जी को बैठे देखकर वो अपना सर हिला देते हैं और जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे पर यश को देखकर वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोले, यश सर, आप आइए ना अंदर। पुष्पा जी यश को देखकर मन में सोचती हैं, ये यहाँ कहीं उस कलमुही ने इसे पैसे वाली बात तो नहीं बता दी। अगर ऐसा हुआ ना तो पुष्पा, आज तो तेरी खैर नहीं। तभी विनोद जी पुष्पा जी को मूर्ति की तरह खड़े देखकर बोले, पुष्पा, जमाई बाबू आए हैं, इनके लिए खाने पीने का प्रबंध तो करो। जी। पुष्पा इतना कहकर वहां से जाने लगती है कि तभी यश बोला, नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। मैं बस सांची को लेने आया हूं। आप सांची को बुला दीजिए। सांची? ये क्या कह रहे हैं आप सर? सांची यहाँ कैसे हो सकती है? विनोद जी बोले। ये सुनकर यश बोला, देखिए विनोद जी, मेरे सामने आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सांची यहीं है। जाइए उसे जल्दी बुला दीजिए। अगर वो आज मेरे साथ नहीं गई तो फिर कभी भी उस घर में कदम नहीं रख पाएगी। यश सर, मेरा विश्वास कीजिए, सांची यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो अब तक खुद बाहर आ जाती। आपको क्या लगता है विनोद जी, आप ये सब बोलेंगे और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूँगा? एक बार धोखा खा चुका हूँ, पर अब नहीं। आप सब ने मिलकर जो किया है ना मेरे साथ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो बहुत इज्जत करता था आपकी, लेकिन मेरी नज़रों में आपकी कोई अहमियत नहीं है, और ना ही आपकी उस बेटी की। मुझे तो शर्म आती है। एक बाप होकर आप कुछ पैसों के लिए अपनी शादीशुदा बेटी को किसी और के साथ, छी। बस यश सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बेटी के बारे कुछ भी अनाप शनाप बोलें।
हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने सांची के शादीशुदा होने की सच्चाई आपसे छुपाई, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं आपको ये बात पता चली कि सांची विधवा है तो आप उस बेचारी से शादी नहीं करेंगे। झूठ बोल रहे हैं आप। अपनी बात को सही साबित करने के लिए और कितना नीचे गिरेंगे आप? अगर सांची विधवा थी तो फिर मैंने जिसे देखा क्या वो भूत था? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस लड़के को, और आप कह रहे हैं कि वो विधवा है? शादीशुदा होकर भी सांची ने विधवा का जीवन जिया है। यस सर। एक लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाती है, लेकिन मेरी बच्ची को तो ये सुख मिलने से पहले ही छिन गया। मुझे आज भी याद है जब सांची के शुभ कदम हमारे घर पर पड़े थे। दुल्हन के जोड़े में कितने अरमानों के साथ वो इस घर में आई थी। इसका मतलब सांची आपकी बेटी नहीं है? या शहरानी से बोला। ये सुनकर विनोद जी बोले, नहीं, सांची मेरी बेटी नहीं, बहू है। जिस दिन वो शादी करके हमारे घर आई उसी दिन मेरे बेटे मानव को लंदन से जॉब ऑफर मिली थी और वो उसी रात विदेश जाने के लिए निकल गया, सांची को अकेला छोड़कर। 1-2 महीने तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मानव का ना फोन आया ना ही कोई खबर। फिर एक दिन अनजान नंबर से मुझे फोन आया और हमें बताया गया कि मानव इस दुनिया में नहीं रहा। 6 साल सांची ने मानव की विधवा का जीवन जिया है। उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। मैं तो बस उस बच्ची की जिंदगी संवारना चाहता था। वो बेचारी तो शादी से पहले ही सारी सच्चाई आपको बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे अपनी कसम देकर रोक लिया। हमें क्या पता था कि उसका अतीत इस तरह उसके सामने आ जाएगा। मानव ने हम सबसे झूठ बोला था कि वो मर चुका है। सांची की इन सब में कोई गलती नहीं है सर। विनोद जी की पूरी बात सुनकर यश चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है कि तभी मानव दरवाजे से अंदर आता है। यश को देखकर वो सकपका जाता है। यश भी उसकी ओर देखता है। यश को खुद के घर में देखकर यश मन में बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? नहीं, अगर इसे कुछ पता होता तो ये इतनी शांति से खड़ा नहीं रहता। वो इतना सोचकर यश से अपनी नजरें हटाते हुए अंदर जा ही रहा होता है कि तभी यश उसकी ओर देखते हुए बोला, रुको। यश की बात सुनकर वो रुककर उसकी ओर देखने लगता है। तभी यश उसके पास आकर बोला, पहचाना मुझे? मानव उसकी बात सुनकर विनोद जी की ओर देखता है, फिर उसकी ओर देखकर याद करने का नाटक करते हुए बोला, अरे आप तो वही हैं जिसने उस रात मेरी मदद की थी। क्या नाम बताया था आपने? यश शेखावत, सांची शेखावत का हस्बैंड। आई होप अब आप मेरा नाम कभी नहीं भूलेंगे। यश की बात सुनकर मानव उसकी ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र मानव के हाथ पर जाती है। वो उसका हाथ ऊपर करते हुए बोला, ये चोट कैसी आई आपको? मानव अपनी चोट देखकर कुछ बहाने सोचते हुए बोला, ये चोट मैं बाहर गिर गया था तो उसमें ही छोटी सी चोट लग गई। डोंट वरी, ठीक हो जाएगी। तभी पुष्पा जी बोली, मनु, तुझे ये छोटी सी चोट दिख रही है? तो रुक, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। यश मानव के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, इतना भी मत गिर जाना कि दोबारा उठने की हिम्मत ही ना हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मानव उसे जाते देख मन में बोला, कौन गिरेगा वो तो वक्त ही बताएगा। यश बाहर आते हुए खुद से बोला, अगर विनोद जी की बात सच है तो फिर सांची गई कहाँ? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? यश अपने ऑफिस में था। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है। आवाज़ सुनकर यश उस ओर देखता है। सामने इशिका खड़ी थी। इशिका को देखकर वो कुछ नहीं कहता है। इशिका केबिन के अंदर आती है। वो यश की ओर एक फाइल बढ़ाते हुए बोली, यश, इसमें तेरी साइन चाहिए। यश ये देखकर उससे फाइल लेते हुए बोला, इसके लिए तो ये आने की क्या ज़रूरत थी? तो लिली के हाथों भिजवा देती। एक्चुअली यश, मैं सिर्फ फाइल साइन कराने नहीं आई थी। मुझे आशी के बारे में भी पूछना था। कैसी है अब वो? इशिका फिक्र जताने का नाटक करते हुए बोली, पहले से बेटर है। यश छोटा सा जवाब देता है। यश को किसी उलझन में देखकर इशिका उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, यश, आर यू ओके? तभी यश हाँ में अपना सर हिलाता है। इशिका उसे देखते हुए फिर बोली, यश, मैंने सुना है सांची प्रेग्नेंट है, क्या ये सच है? इशिका की बात सुनकर यश कुछ नहीं कहता है। ये देखकर इशिका बोली, क्या हुआ यश, तू कुछ परेशान लग रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, तूने कुछ गलत नहीं कहा है। तूने जो सुना है वो सच है, यश बोला। ये सुनकर इशिका अपनी मुट्ठी भींच लेती है, लेकिन चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू है कि ऐसे सड़ा मुंह लेकर घूम रहा है? तुझे तो पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवानी चाहिए। यश कुछ नहीं कहता है। ये देखकर इशिका बोली, यश, क्या हुआ, तू खुश नहीं है क्या?
या कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि अगर सांची ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो आशी को वैसे ही प्यार नहीं देगी जैसा अब तक देते आई है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना किसी मुसीबत में है। यश चेयर से उठते हुए बोला। ये सुनकर ऋषिका बोली, यश ऐसा कुछ नहीं है, तू ना ज्यादा सोच लाए। कुछ दिनों से इतना सब कुछ हो रहा है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। काम में बिजी हो जा, ध्यान भटकेगा तो तुझे भी अच्छा लगेगा। शायद तो ठीक कह रही है। थैंक यू यार, एक तू ही है जो मुझे समझती है, यश इशिका से बोला। ये सुनकर इशिका बोली, चुप कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बड़ा आया थैंक यू बोलने वाला। काम पर ध्यान दे चुपचाप, समझा? इशिका इतना कहकर फाइल लेती है और केबिन से बाहर आ जाती है और टेढ़ी स्माइल करते हुए मन में बोली, यश तुम मेरे प्यार हो, मेरी जुनूनियत हो। अब तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? डोंट वरी, बस एक बार वो सांची और उसका होने वाला बच्चा रास्ते से हट जाए, उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।